आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अस्सी से 90 के दशक में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह था जो जिस स्टॉक पर हाथ रख देता था वही आसमान छूने लगता। वो उठ जाए तो बाजार की चाल बढ़ जाए, बैठ जाए तो थम जाए। हर इन्वेस्टमेंट में उसका मुनाफा करोड़ों का होता था। लोग उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लगे थे। लेकिन उसी स्टॉक मार्केट के बच्चन ने एक दिन पूरे बाजार का बोल बच्चन बना दिया। 1992 में एक रोज पता चलता है कि तमाम शेयर होल्डर्स को हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ का चूना लगा दिया। है ना कहानी फिल्मी? तो जब कहानी है तो पर्दे पर क्यों ना आए। इसलिए जाने माने फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता इस कहानी को लेकर आ रहे हैं एक वेब सीरीज की शक्ल में। 9 अक्टूबर को यह कहानी सोनी लिव ऐप पर आ रही है। नाम दिया गया है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। और ये कहानी इस घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकार सुचेता दलाल की किताब द स्कैम पर आधारित है। आज हम हर्षद मेहता की उसी कहानी और उस 28 साल पुराने घोटाले पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और जब बाजार से जुड़ा मसला है तो जाहिर है इसे बाजार को समझने वाला ही कोई व्यक्ति बेहतर समझा पाएगा। और हमारे मार्केट एक्सपर्ट को तो आप जानते ही हैं, शुभम शंखधर जी। उनसे बेहतर कौन हो सकता है। आप इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर हैं। कई लोग उनसे परिचित होंगे ही क्योंकि हर शनिवार मनी मैनेजर में आपको तमाम फाइनेंशियल एडवाइस वो देते हैं। मार्केट की पेचीदा टर्मिनोलॉजी आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। तो शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। शुक्रिया। तो शुभम जी, आज आपसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लूँगा, कोई बाजार उतार चढ़ाव की बात नहीं करूँगा। आज हम आपसे सुनेंगे कहानी हर्षद मेहता की। और इस बीच में मैं आपको ज़्यादा टोकूंगा भी नहीं। बीच बीच में मेरी कुछ जिज्ञासा हुई तो छोटे मोटे सवाल करूँगा और जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसके बारे में जिक्र करूँगा। तो इस बारे में बात यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यही बताइए कि हर्षद मेहता था कौन? जी देखिए, हर्षद मेहता जो था वो स्टॉक मार्केट में कह सकते हैं कि 80 से 90 का जो दशक था, उस समय स्टॉक मार्केट का आप उसको एक बड़ा नाम बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको बेताज बादशाह मानते थे। बहुत सारे लोग, मतलब ये मान लीजिए कि हर्षद मेहता के नाम से उस समय स्टॉक चलते थे। हर्षद मेहता के नाम से कंपनियां चलती थी। जिस कंपनी में हर्षद मेहता पैसा लगा दें या एडवाइस दे दें तो वो कंपनी रातों रात बड़ी कंपनी हो जाती थी। जिस कंपनी के शेयर पर या जिस कंपनी के बारे में हर्षद मेहता अखबार में आर्टिकल लिखते तो लोग उसमें निवेश करने लगते थे। तो हर्षद मेहता के को ये मान लीजिए कि वो बाजार की ऐसी बारीकियों को, या ऐसे कह लीजिए, मैं कहूँ अगर सही शब्द इस्तेमाल करूँ तो ऐसे लूपहोल को जानते थे जिनका फायदा उठाकर उन्होंने बाजार में बहुत सारा पैसा कमाया। और ये कहीं एक तरीके से, अगर दूसरी तरीके से मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे शेयर होल्डर्स का दरअसल पैसा हड़पा। और वो पैसा हड़प के कारण ही ये कारण था कि उसको बाद में हर्षद मेहता घोटाले का नाम दिया गया। उस घोटाले की कई वजह थी। उसके बाद कई सुधार हुए। उसके बाद हमने देखा नियामक बना। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में ये सारी चीजें आई। और ये 91-92 की बात है जब ये घोटाला खुला और पूरी दुनिया के, पूरे देश के सामने आया। राजनीतिक विवाद भी हुए, तमाम लूपहोल्स पता चली, कैसे ये पूरा होता था। कैसे हर्षद मेहता अपनी ही कंपनियों में जिनमें खुद निवेश होता था उनमें लोगों को पैसा लगाने की सलाह देते थे। कैसे हर्षद मेहता 15 दिन के छोटे छोटे लोन्स लेके उसको स्टॉक मार्केट में लगा देते थे और बैंकों को वापस कर देते थे। तो ये कई लूपहोल्स थे जिनका फायदा उठा के हर्षद मेहता 1980 से 1990 का जो ये 10 साल का दौर था, इसमें एक कह लीजिए कि बाजार में उनकी तूती बोलती थी। हर्षद मेहता के नाम से स्टॉक चलते थे। हर्षद मेहता के आर्टिकल से कंपनियों के शेयर उड़ने लगते थे। उस समय एक छोटी सी कंपनी थी, सीमेंट कंपनी थी, एसीसी। तो एसीसी कंपनी 200 रुपए का शेयर था जब हर्षद मेहता ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया। और उसके बाद देखते देखते रातों रात वो 9000 रुपए का उस कंपनी का शेयर पहुंच गया था। तो शुभम जी, ये हर्षद ने शुरुआत कैसे की? हर्षद मेहता 1954 में, 29 जुलाई को 1954 में राजकोट में पैदा हुए थे। उनके जो फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे। उसके बाद मुंबई में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। हर्षद मेहता का जो बचपन था वो वहां हुआ। उसके बाद हर्षद मेहता ने एक शुरुआत की एक इंश्योरेंस कंपनी के में एग्जीक्यूटिव के तौर पर। बीकॉम किया 1976 में। उसके बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में शुरुआत की। धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था वो स्टॉक मार्केट की तरफ होने लगा।
और उसके बाद उन्होंने जो अपनी नौकरी करते थे वो छोड़कर एक जो सिक्योरिटी फर्म्स होती है, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, उसमें जॉब ज्वाइन कर ली। और वहां उनकी मुलाकात हुई जिनको वो अपना गुरु मानते थे, प्रसन्न परिजीवन दास जी को। उन्होंने की मुलाकात हुई, उन्होंने उनको गुरु माना, उन्होंने उनको दावपेच सिखाए, उन्होंने बाजार के बारे में तमाम बारीकी उनको सिखाई। उसके बाद वहां से चीजें सीखने के बाद, बाजार के कील कांटे और ये सब समझने के बाद हर्षद मेहता ने अपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, इस नाम से अपनी एक कंपनी खोली और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकर मेंबरशिप ली, जिसके मतलब उनके थ्रू कोई व्यक्ति बाजार में स्टॉक खरीद सकता था, बेच सकता था। हम देखते हैं तमाम लोग हैं जो ब्रोकिंग फर्म के थ्रू, डीमेट अकाउंट होता है किसी ब्रोकिंग फर्म के पास आपका और उसके थ्रू आप पैसा खरीदते हैं। अच्छा, ये जो एंजल ब्रोकिंग जैसी कंपनियां होती हैं वही ना? जी, ब्रोकरशिप ली जाती है, तमाम है, कार्वी है, एंजल ब्रोकिंग है, एसएमसी ग्लोबल है, आप देखिए तो तमाम, मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी, बड़ी बड़ी कंपनियां देश में जैसी कंपनियां हैं जो जिनके पास ब्रोकरशिप है, जिनमें आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तमाम बैंक हैं, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, तमाम बैंक भी आपको ये सुविधा देते हैं। अच्छा, अभी इस पॉडकास्ट में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि हर्षद मेहता कैसे घोटाले को अंजाम देता था। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गुप्ता और आज हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता घोटाले की, जो 4000 करोड़ का था। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर। तो शुभम जी, बताइए जरा, हर्षद इस घोटाले को अंजाम कैसे देता था? जी देखिए, होता क्या था, उस समय बैंकिंग कनेक्टिविटी नहीं थी, बैंकिंग ब्रांचेज एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती थी, सीबीएस ब्रांच नहीं थी। और एक बैंक दूसरे बैंक तक हफ्ते में, या जैसे मान लीजिए कि किसी शहर की ब्रांच है तो वो अपने रीजनल ऑफिस को वीकली रिपोर्ट सबमिट करते थे, मैनेजर खुद जाते थे, वो वीकली रिपोर्ट वहां सबमिट होती थी, उसके हिसाब किताब खाते बनते थे। अब जैसी स्थिति नहीं थी कि आप से कि गुजरात के सूरत में अगर आप मेरे अकाउंट में 1000 रुपए डालें तो तत्काल मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाए कि 1000 रुपए मेरे पास जमा हुए। जी ठीक है, या एक बैंक से दूसरे बैंक का आदान प्रदान इतना स्मूथ नहीं था। तो हर्षद मेहता ने इन चीजों का फायदा उठाया। हर्षद मेहता 1 से 15 दिन के लिए बैंकों से कर्ज लेते थे। वो कर्ज दरअसल जो बैंक रिसीवेबल्स होते हैं बीआर के माध्यम से लेते थे कि एक बैंक जो है दूसरे बैंक को ये कहा कि जिन्हें हम क्रेडिट भी कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको एक कागज दे दिया कि आप किसी दूसरे शहर में जाके इतना पैसा किसी भी बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, अब वो कागज का टुकड़ा लेके हर्षद मेहता उस दूसरे शहर में जाते थे, वहां पे वो पैसा लेते थे। अब इस इंफॉर्मेशन को मान लीजिए कि आदान प्रदान होने में या इस इंफॉर्मेशन में एक जो लैग था वो 10 से 15 दिन का रहता था। जब तक वो बैंक उससे बोलता था, पूछता था, तब तक हर्षद मेहता क्या करते थे, 15 दिन में, हफ्ते भर में खेल करके शेयर बाजार में कमा के मुनाफे के साथ बैंक मैनेजर को या बैंक के जो अधिकारी थे उनको वापस कर देते थे। और सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी बैंक का मैनेजर हूँ, किसी छोटी सी गांव की या शहर की ब्रांच में हूँ और मुझे हफ्ते के हफ्ते, अगर सीबीएस सिस्टम नहीं और हफ्ते के हफ्ते मुझे अपने बैंक को ये रिपोर्ट करनी कि मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में कितना पैसा जमा हुआ। अब सपोज कीजिए कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स का मेरे पास पैसा आया, मेरे पास से कि 20 करोड़ रुपया जमा हो गया। तो अब पहले दिन, आज जैसे मान लीजिए सोमवार का दिन है और मैनेजर के तौर पर मुझे शुक्रवार को रिपोर्ट करने अपने रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस जाना है। सोमवार को 20 करोड़ रुपए का कैश आया, डिपॉजिट आया, हर्षद मेहता मेरे पास आते हैं और कहते हैं 20 करोड़ रुपया तुम मुझे दो, ठीक है, और इसको मैं तुम्हें 22 करोड़ बना के, तुम्हें शुक्रवार को जाना है, बृहस्पति तक तुम्हें 22 करोड़ दे दूंगा। ठीक है, अब वो मैनेजर मान लीजिए उसको 20 करोड़ रुपए दे देता है, वो बाजार में पैसा लगाता है, पैसा लगाने के बाद उससे कमाता है और उसको 22 करोड़ करके उनको दे देता है। अब इसके लिए केवल हर्षद मेहता के करने से ये काम नहीं होता, तो हर्षद मेहता तमाम शेयर होल्डर्स को
हर्षद मेहता स्टॉक्स नाम से सीरीज चलती थी, पेपर आता था, रोज शाम को स्टॉक्स निकलते थे कि हर्षद मेहता इन स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। उन स्टॉक्स में पैसा लगता था और रातों रात वो स्टॉक चलने लगते थे, चढ़ने लगते थे। तो ये दरअसल एक मिली जुली कह लीजिए साजिश कह लीजिए कि जिसमें बाजार के रिटेल इन्वेस्टर थे, बैंक्स के अधिकारी थे, हर्षद मेहता थे और ये सारी चीजें ड्राइव चलती थी। इसके बाद जब ये पता चला कि हर्षद मेहता 1 से 15 दिन का कर्ज लेके बैंक से और इस तरह बाजार में लगाते हैं और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के थ्रू स्टॉक्स को खड़ा कर देते हैं, चढ़ा देते हैं और फिर पैसा लेके निकल जाते हैं और शेयर होल्डर जो छोटे छोटे थे वो उसमें दब के मर जाते थे। तो जो एक तरीके से कहें हर्षद मेहता ने 4,000 करोड़ का इस घोटाले को नाम दिया गया, जो 4,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया या उनकी कंपनी ने कमाया, वो दरअसल किसी न किसी रिटेल इन्वेस्टर की गाड़ी कमाई थी जो डूब गई। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैसा दिया जाता था वो नियम के तहत नहीं दिया जाता था, क्योंकि 15 दिन के लोन का तो कोई नियम बैंक में होता नहीं था। जी, ऐसा कोई नियम था नहीं। उसके बाद भी अगर दिया जाता था तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम थे जिन्हें तोड़ा जा रहा था बैंक अधिकारियों की द्वारा, जहां पर ये लोन हर्षद मेहता को दे दिया जाता था। हर्षद मेहता को जब वो लोन मिल जाता था, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट तो रोज का गेम है, सुबह आप खरीद के शाम को बेचिए स्टॉक, अगर आप मुनाफा कमा सकते हैं। हर्षद मेहता की अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, तमाम अकाउंट से भी वो ये काम कर सकते थे, थोड़े थोड़े पैसे तमाम अकाउंट में डलवा के डायरेक्ट कंपनी भी कोई स्टॉक्स खरीद सकती थी और इस तरह ये पूरे घोटाले ने रूप लिया था। अच्छा शुभम जी, हर्षद की लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी चर्चा होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, घरों का शौक, गाड़ियों का शौक, ये बिल्कुल माना बोला जाता है हर्षद मेहता के लिए कि वो गाड़ियों का बहुत शौक था, घरों का शौक था। और वो बात वही है कि जब पैसा था और इस तरीके का पैसा था जिसको बिना मेहनत से कह सकते हैं कमाए हुए, आपने अगर पैसा कमाया था तो शौक भी फिर होना लाजमी है। जब आप रिटेल इन्वेस्टर के इतनी बड़ी रकम आप कमाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसको खर्च भी करना ही होता है। शुभम जी, अच्छा मैं इस घोटाले के बारे में पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, तो ये पता चला कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन पर भी इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। हाँ, उन पर भी ये कहा गया, हर्षद मेहता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ये पेशकश की है कि अगर वो उनको 1 करोड़ रुपए दे दें तो वो इस पूरे मामले से उनको बरी कर देंगे। बट जो पार्टी थी उन्होंने बिल्कुल इसको सिरे से खारिज कर दिया था कि नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं था और इस तरीके से उन पर कोई कार्रवाई या इस तरीके का कोई बाद में मुद्दा भी सामने नहीं आया जिसमें ये सिद्ध हो कि किसी प्रधानमंत्री ने, किसी भी राजनेता ने हर्षद मेहता से पैसा लेके और रफा दफा कराने की इस तरह की कोई बात कही थी। अच्छा, इतना बड़ा घोटाला था शुभम जी, तो इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा डूबा भी था, तो सीधी सी बात है कई केस दर्ज हुए होंगे, लेकिन उन्हें दोषी सिर्फ एक ही मामले में माना गया था। हाँ जी, बहुत सारे मामले दर्ज हुए थे, क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन आरोप जो सिद्ध हो पाए थे वो केवल एक ही मामले में हो पाए थे जिसमें उनको करीब 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जेल में बंद थे, वहीं उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो एक ही मामले में, लेकिन जो वो जेल गए, जेल में ही फिर उनकी डेथ हो गई थी। जी, आपने उनकी मौत का जिक्र किया और उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है शुभम जी, क्योंकि बड़े रहस्यमय तरीके से हुई थी वो मौत। हाँ, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आसपास चलती हैं, लेकिन हाँ, जो माना जाता है वो यही कि 31 दिसंबर 2001 की रात थी, सीने में तेज दर्द उठा और उनको जब ले गए तो उनका उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा शुभम जी, 1992 में सेबी का गठन हुआ था। जाहिर है ये ऐसा घोटाला दोबारा ना हो इसलिए हुआ होगा, तो मैं ज़रा चलते चलते आखिर में बस आपसे सेबी कैसे काम करता है ये समझना चाहूँगा। देखिए, सेबी का रोल जो है वो नियामक का रोल है। नियामक का मतलब ये होता है कि बाजार में पूरी पारदर्शिता रहे और जितने भी हितधारक उस बाजार से जुड़े हैं जिसकी वो नियामक है, वो हर हितधारक का जो हित है वो प्रभावित ना हो। फिर वो चाहे ब्रोकर हो, फिर वो चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, फिर वो चाहे कोई बड़ा संस्थागत निवेशक हो, फिर वो चाहे कोई कंपनी हो, ये देखना ही दरअसल नियामक का काम है कि कोई भी ऐसी गलत गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही है बाजार में। अब हर्षद मेहता के बाद जब इतना बड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर ये आप जोड़ के देख सकते हैं कि 1991-92 की ये बात थी और उसी के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इनका गठन हुआ और बाजार में निश्चित तौर पर नियामक के आने के बाद पारदर्शिता आई। हमने देखा कि बाजार में कम से कम उस तरीके का कोई दूसरा घोटाला सामने नहीं आया। ये बात सही है कि अभी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज का, किसी ब्रोकर की तरफ से फॉर्जरी करने का, ये छोटे मोटे आरोप अभी भी लगते रहते हैं और हर दिन सेबी कार्यवाही करके कभी कहीं पेनल्टी, कभी किसी ब्रोकरिंग एजेंसी में पेनल्टी, और नियामक अपना काम लगातार करता रहता है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि
हर्षद मेहता टाइप का जिस टाइप का वो घोटाला था, उसकी गुंजाइश ही अब कम इसलिए हो गई है क्योंकि अब बैंक्स पहले से ज्यादा प्रूडेंस हो गए हैं। जो सिस्टम बैंक का है, जो पहले इतना इजी था, वो अब उतना इजी नहीं रह गया है। अब तो जब आप किसी को कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, कोई पैसा लेते हैं, निकालते हैं, बैंकों का रोज डिपॉजिट और जो लोन है वो रोज शाम को रिपोर्ट अपडेट होती है, जो पहले हफ्ते में या महीने में ऐसा हुआ करता था। तो अब उस तरीके के घोटाले की गुंजाइश नहीं है, इसलिए उस तरीके के घोटाले शायद नियामक अगर सर पे बैठा है तो अब संभव भी नहीं है। तो शुभम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद मेहता से जुड़ी ये तमाम जानकारी बड़े दिलचस्प तरीके से हमें बताने के लिए, बड़े आसान भाषा में हमें वो घोटाला समझाने के लिए शुक्रिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा आए दिन अपने पॉडकास्ट सीरीज़ के अंतर्गत करते रहते हैं। पॉडकास्ट सीरीज़ में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी ढेरों जानकारियों से भरे पॉडकास्ट मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, जाहिर है होंगे ही, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, सब जगह हम हैं। वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर पॉडकास्ट का अपडेट मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।